हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 चैप्टर 12 एटम का लेक्चर नंबर 11। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने एक टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम बोर के मॉडल से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी आसान डेरिवेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी मिस्टेक को सुधारना चाहता हूँ। चूंकि हमने बोर के मॉडल के दूसरे पॉइंट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की बेलनी कक्षा में घूमता है, जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h अपॉन 4 पाई का पूर्ण गुणक होता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी कारणवश वहां पर गलती से h अपॉन 4 पाई लिखा गया था, जो कि कई सारी पब्लिकेशंस में h अपॉन 4 पाई दिया गया है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में काफ़ी डीप रिसर्च किया, एनसीईआरटी देखी, विकिपीडिया देखी और मैंने कई सारे ब्राउजर्स पे इसको चेक किया, तो वहां मुझे मिला कि इलेक्ट्रॉन की बेलनी कक्षा में घूमता है, जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे थ्रू यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो उससे आप जरूर सुधार लीजिए। चूंकि बोर के मॉडल वाले लेक्चर में मैंने आपके लिए जो नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसमें 4 पाई ही लिखा है, जो कि 4 पाई गलत है। सही है, जो कोणीय संवेग का मान सही होता है वो होता है h अपॉन 2 पाई। तो आपने जहाँ से वो नोट्स डाउनलोड किए थे उसमें भी मिस्टेक होगी। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको बोर के मॉडल वाले लेक्चर के भी नोट्स सही अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वैसे यहाँ पर सिर्फ h अपॉन 4 पाई की जगह h अपॉन 2 पाई ही करना है। उस लेक्चर की पीडीएफ में h अपॉन 4 पाई है, लेकिन जो सही है वो है h अपॉन 2 पाई। फ्रेंड्स, वैसे तो बोर को भी पता नहीं था कि कैसे इलेक्ट्रॉन की बेलनी कक्षा में घूम रहा है, जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का ही पूर्ण गुणक होता है। तो इसके बाद हम अपने डेरिवेशंस के बाद सर ब्रोगली के मॉडल को भी समझेंगे। तो उन्होंने सन 1923 में बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन की बेलनी कक्षा में घूम रहा है, जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का ही पूर्ण गुणक होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उस मिस्टेक को आपको सुधार लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर उस h अपॉन 2 पाई ही है, h अपॉन 4 पाई नहीं है। तो एक बार फिर से मैं इस पॉइंट को टू द पॉइंट पढ़ देता हूँ। वो है कि इलेक्ट्रॉन की बेलनी कक्षा में घूमता है, जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का ही पूर्ण गुणक होता है। यहाँ पर h अपॉन 4 पाई नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हाइड्रोजन परमाणु के बोर के मॉडल के सारे डेरिवेशंस को काफी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी पब्लिकेशंस की बुक से पढ़ रहे हैं तो मैं आपके लिए बता दूं कि उन बुक्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से इन डेरिवेशंस को दिया गया है। लेकिन मैं आपको आज की क्लास में इन सारे डेरिवेशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आखिर देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु की त्रिज्या, कक्षीय चाल व हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ ऐसे ही आएगा। उन्होंने एक क्वेश्चन में हमसे 3 टॉपिक्स पूछ लिए हैं। वो है कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो भविष्य वृत्तीय गति करेगा, और वृत्तीय गति तो वृत्ताकार मार्ग पर होती है और वृत्ताकार मार्ग की कुछ न कुछ त्रिज्या तो होती है। तो उन्होंने हमसे पूछ लिया है कि परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर उन्होंने आगे पूछा है कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में वृत्तीय गति कर रहा होगा तो उसकी कुछ चाल जरूर होगी, मतलब किसी न किसी वेग से वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। और उन्होंने आगे पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के जिस नाभिक पर प्लस ई आवेश होता है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फ्रेंड्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी हम अपने अज्ञान वाले चैप्टर नाभिक में पढ़ेंगे कि किसी भी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, और उस परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। तो किसी परमाणु में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 5 है, तो उस परमाणु के नाभिक में 5 प्रोटॉन्स होंगे और 5 न्यूट्रॉन्स होंगे, जो कि न्यूट्रॉन तो एक उदासीन कण है। तो यदि हम उस पर बात की जाए कि उस परमाणु के नाभिक पर कितना आवेश होगा, तो हम कहेंगे कि उस परमाणु पर ठीक उतना ही आवेश होगा जितना कि 5 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण को हम ई से भी दर्शाते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर हमने लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के जिस नाभिक पर प्लस ई आवेश होता है उसके चारों ओर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन माइनस ई होता है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि उसके चारों ओर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन माइनस ई आवेश के परिमाण वाला चक्कर लगा रहा होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और वह r त्रिज्या की nवीं कक्षा में विवेक से घूम रहा है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, a किसी एक परमाणु का नाभिक है, ये उसकी कक्षा है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है।
ये 8 त्रिज्या की कक्षा में भी वेग से घूम रहा है, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और कक्षीय चाल के लिए व्यंजक को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। फिजिक्स में हमने क्लास 11th में पढ़ा है, लेकिन मैं आपके लिए पहले ही बता दूं कि मैं आपके लिए उस टॉपिक को या फिर उस कॉन्सेप्ट को फिर से बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा हम इस डेरिवेशन से हट के एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि संवेग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स संवेग को हम पी से भी दर्शाते हैं। जी हाँ, हम संवेग को पी से भी दर्शाते हैं। तो संवेग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फ्रेंड्स, द्रव्यमान का पर्याय या फिर द्रव्यमान को हम दूसरे शब्दों में संहति भी कहते हैं। तो हमने संहति से उठा लिया सं और वेग जोड़ दिया तो हो गया संवेग। तो फ्रेंड्स, संवेग जो शब्द बना हुआ है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है या फिर दो राशियों की योग से बना हुआ है। संहति मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। तो फ्रेंड्स, संवेग को हम पी से दर्शाते हैं और द्रव्यमान को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, वेग को स्मॉल वी से दर्शाते हैं। तो पी का फॉर्मूला हो गया पी बराबर एम वी। एम मतलब द्रव्यमान, वी मतलब वेग। तो जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, जिसे हम कैपिटल पी से दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हमें कोणीय संवेग ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, अभी जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस की है वो केवल इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग था। जी हाँ, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग की बात कर रहे हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर भी लगा रहा है, उसका द्रव्यमान m भी है और वह भी वेग से भी गति कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा L बराबर। हाँ, हम इलेक्ट्रॉन के या फिर किसी भी चीज के कोणीय संवेग को कैपिटल L से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा L बराबर mvr। फ्रेंड्स, इतना तो आप समझ चुके हैं कि m भी क्यों होता है। संवेग p बराबर m भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है। चूंकि r त्रिज्या के मार्ग में वो गति कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो होगा L बराबर mvr। फ्रेंड्स, हमने दूसरा पॉइंट बोर के मॉडल में पढ़ा था, जिससे अभी हमने थोड़ी देर पहले सुधार किया है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने बोर के परमाणु मॉडल को समझा था तो यहाँ से बाय मिस्टेक हम पे लिखा गया था h/4π, लेकिन जो सही है वो है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होता है। तो यहाँ से हमें जो कोणीय संवेग या फिर L का मान प्राप्त होगा वो होगा NH/2π। स्टूडेंट्स, इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस की आपस में तुलना करेंगे कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग और जो हमने बोर के मॉडल में दूसरा पॉइंट पढ़ा था वो आपस में बराबर। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 से रख दिया L का मान जो कि है mvr। यहाँ पर हमने समीकरण 2 से मान रख दिया L का मान है NH/2π। तो यहाँ से हमें v का मान निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी डेरिवेशन का मोटिव क्या है। मैंने आपको जब डेरिवेशन स्टार्ट किए थे तभी बता दिया था कि जब भी हम फिजिक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, देखिए केमिस्ट्री में भी थोड़े छोटे छोटे डेरिवेशन आते हैं, तो मैं आपके लिए बता दूं कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें उसका मेन मोटिव याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि आखिर हम उस डेरिवेशन के एट द एंड लास्ट में क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे डेरिवेशंस को हम 3 पार्ट्स में कर रहे हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वेग से गति कर रहा है उसके लिए हम कक्षीय चाल के लिए व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कक्षीय चाल को v से दर्शाया है या फिर इलेक्ट्रॉन v वेग से गति कर रहा है, तो हमें यहाँ पर v का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम v का मान निकालेंगे। v हमने यहाँ लिख दिया LHS में। अब एक हम छोटा सा पक्षांतर कर लेते हैं NH/2πmr। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर m और r थे उसके लिए हमने RHS की अपॉन में भेज दिया। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो हमने v का मान निकाला है वो है NH/2πmr। जो आपको लिखना नहीं भूलना है वो है कि मीटर प्रति सेकंड। हाँ, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मीटर प्रति सेकंड को m/s भी लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने मास मतलब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को भी स्मॉल m से दर्शाया गया है। और यहाँ पर यदि हम m/s लिख देते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप हिंदी में ही लिखें तो बेहतर होगा कि मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल के व्यंजक को ज्ञात कर चुके हैं जो कि है v बराबर NH/2πmr और इसे आपको लिखना नहीं भूलना है वो है मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स, हमने अपने डेरिवेशन के पहले पड़ाव को कंप्लीट कर लिया है। हमने उस हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक ज्ञात कर लिया है, या फिर हम आसान से शब्दों में कहें कि हमने उस इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर लिया है जो हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर
v वेग से गति कर रहा है। यहाँ पर हमने v का मान निकालना है nh/2πmr मीटर प्रति सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, आगे आने वाले डेरिवेशंस में हमें v का मान रखना होगा, तो आप बेहतर होगा कि आप इसे याद कर लें। v का मान होगा nh/2πmr मीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स, काफ़ी आसान है। हमने इससे पहले भी जो डेरिवेशंस किए थे उनके एट द एंड फाइनल रिजल्ट को तो याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप डेरिवेशन को सॉल्व करते गए और लास्ट में यदि आपको उसका एट द एंड फाइनल रिजल्ट मालूम नहीं है तो शायद आपके लिए कम मार्क्स मिले यदि आप उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहता हूँ आपसे कि यदि आप किसी डेरिवेशंस को कर रहे हैं तो उसके मेन मोटिव को तो याद रखना ही है, और साथ साथ में आपको उसका फाइनल एट द एंड जो आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाला है उसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल होगी वो होगी v बराबर nh/2πmr, जिसे आपको याद कर लेना है। v का मान होगा nh/2πmr, और जिसे लिखना नहीं भूलना है वो है मीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स, आई होप कि आप डेरिवेशन के इस पार्ट तक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यदि आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और यस टाइप कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि वो बोर्ड एग्जाम वाले आपसे एक दूसरे प्रकार से भी इसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए v समानुपाती होता है n की तुलना में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये डेरिवेशन आया कहाँ से। देखिए RHS में क्या लिखा है, nh/2πmr, इसे हम लिख सकते हैं n इंटू h/2πmr। देखिए यहाँ पर h प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यहाँ पर 2 पाई भी एक नियतांक है, पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसका मान भी नियत होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और r भी नियत होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से एक नियत दूरी पर स्थित होकर ही चक्कर लगा रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर h 2πmr एक नियतांक है, तो इसे हम लिख सकते हैं v समानुपाती n। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का वेग उसकी nवीं कक्षा की तुलना में अनुक्रमानुपाती होता है। या फिर वो पूछ सकते हैं कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन का वेग nवीं कक्षा के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, बस उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आपको घूमना नहीं है, आपको क्वेश्चन में ध्यान से समझना है कि आखिर वो क्या पूछ रहे हैं या फिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी डेरिवेशन को सॉल्व करना है और लास्ट में लिख देना है कि h/2πmr एक नियतांक की भांति कार्य करेगा, और आपको लास्ट में लिख देना है v समानुपाती n। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या डेरिवेशन को आगे बढ़ाएं? आप भूल तो नहीं गए हैं कि v का मान होता है nh/2πmr मीटर प्रति सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप इतने भुलक्कड़ तो नहीं होंगे कि इतनी जल्दी v का मान भूल जाएंगे कि v का मान होता है nh/2πmr मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने डेरिवेशन के अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आगे पूछा है कि बोर के परमाणु की त्रिज्या के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने कक्षीय चाल के लिए व्यंजक तो ज्ञात कर लिया है। अब हमारे लिए 2 पॉइंट्स बचे हैं। बोर के परमाणु मॉडल की त्रिज्या ज्ञात करनी है और हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसी के सिलसिले में अब हम बोर परमाणु की त्रिज्या के लिए व्यंजक ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बाकी थ्योरी तो ठीक वैसे ही रहेगी जैसा कि हमने अभी कक्षीय चाल के व्यंजक में लिखा था। तो हम केवल हेडिंग डालेंगे कि बोर के परमाणु की त्रिज्या के लिए व्यंजक। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक रटी रटाया डायलॉग से हो गया। मैं आपको पहले से ही समझाता आ रहा हूँ कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए पहले ही कहा था कि जहाँ कहीं भी अभिकेंद्रीय बल अप्लाई होता है उसे वहाँ अप्लाई होने के लिए किसी न किसी फोर्स या फिर किसी न किसी कारण की आवश्यकता जरूर होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा, वो होगा Fc। यहाँ पर Fc का मतलब होगा फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। तो अभिकेंद्रीय बल होगा Fc बराबर mv²/r। अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल Fe बराबर 1/4πε0 E/r²। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर E परमाणु के नाभिक पर आवेश का परिमाण हो गया और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण भी E हो जाएगा, इसलिए हमने दोनों आवेशों का गुणनफल कर दिया है E/E/r²। देखिए फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक पर जो आवेश का परिमाण होगा वो भी E होगा, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस पर भी आवेश का परिमाण स्मॉल e ही होगा, क्योंकि E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अपॉन में हमने लिख दिया है दोनों के बीच की दूरी का वर्ग।
तो इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा Fe बराबर, यहाँ पर Fe का मतलब होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, Fe भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन हमने इसे Fe ही लिखा है। तो Fe बराबर 1/4πε0 E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम आगे लिखेंगे Fe बराबर 1/4πε0 E इंटू ई, यहाँ पर हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने ज्ञात कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति कराने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा वो होगा mv² और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो होगा 1/4πε0 E²/r²। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ कहीं भी अभिकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है तो वहाँ उसे अप्लाई होने के लिए किसी न किसी कारण या फिर रीजन की आवश्यकता जरूर होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, अर्थात Fc मतलब फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल बराबर Fe मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर Fc बराबर Fe मतलब नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में वृत्तीय गति कर रहा है, तो ऐसा करने के लिए उसे जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा वो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से ही उसे प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है Fc मतलब अभिकेंद्रीय बल बराबर Fe मतलब अभिकेंद्रीय बल बराबर आकर्षण बल। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हम Fc का मान रख देते हैं mv²/r और यहाँ पर हम Fe का मान रख देते हैं 1/4πε0 E²/r²। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, एक आर से यहाँ पर एक आर की पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं mv², क्योंकि यहाँ से r तो कैंसिल हो गया है तो हमने यहाँ लिखा है mv² बराबर 1/4πε0 E²/r। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ एक छोटा सा पक्षांतर कर लेते हैं। हमने RHS में ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया 1/4πε0, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने mv² को भेज दिया E² के नीचे और r को यहाँ भेज दिया LHS में, तो हो गया r बराबर 1/4πε0 E²/mv²। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो है 1/4πε0 E²/mv²। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम RHS में हमने लिख दिया 1/4πε0, r तो LHS में पहले से लिखा ही है। देखिए फ्रेंड्स, E²/mv² को हम लिख सकते हैं E²/m इंटू 1/v²। देखिए यदि हम इनका गुणा करेंगे तो हमें जो का तो मिल जाएगा E²/mv², तो हमने इन्हें अलग अलग लिख दिया है E²/m इंटू 1/v²। फ्रेंड्स, हम लिखेंगे यहाँ r बराबर 1/4πε0 E²/m। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए व्यंजक किया था, तभी से मैं आपको याद करने के लिए प्रेशराइज कर रहा हूँ कि आपको याद कर लेना है v का मान होगा NH/2πmr। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें v का मान रखना है, चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने रख दिया है NH/2πmr का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इसे r बराबर 1/4πε0 E²/m। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर 1/NH/2πmr का होल स्क्वायर किया गया है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2πmr का होल स्क्वायर अपॉन NH का होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, आप क्लास 12 की स्टूडेंट हैं, तो इतना तो मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूं कि आप इसे काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे कि हमने इसे कैसे लिख दिया है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी आसान है। इसे मान लीजिए 1/1/2 लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2/1। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है और इसे हमने लिख दिया है 2πmr का होल स्क्वायर अपॉन NH का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक तो डेरिवेशन को समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, डेरिवेशन डिफिकल्ट कतई नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि किस स्टेप के बाद क्या करना है। लेकिन डेरिवेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट या फिर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, डेरिवेशन काफ़ी आसान है। जैसे कि आपको पहला डेरिवेशन इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल या फिर इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करते वक्त समझ में आ गया था, तो ठीक वैसे ही आपको बोर के परमाणु मॉडल की त्रिज्या भी आसानी से ज्ञात होता है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन या फिर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमने r का मान यहाँ तक तो ज्ञात कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे हर बार से कहता आ रहा हूँ कि जब भी हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो हमें उस डेरिवेशन का मेन मोटिव याद रखना है। हमें क्या ज्ञात करना है? बोर परमाणु मॉडल की त्रिज्या के लिए व्यंजक। क्योंकि हमें यहाँ r का मान ज्ञात करना है, तो कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर r का मान हमारे लिए मिल तो गया है, क्यों अब हम आगे परेशान हो रहे हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हम r का मान सरलतम पदों में ज्ञात करेंगे। चूंकि यहाँ तक भी आपका डेरिवेशन सही ही होगा, लेकिन हमें एट द एंड r का मान सरलतम पदों में लिखना है। तो हम लिखेंगे r बराबर 1/4πε0 E²/m। देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर 2πmr
का होल स्क्वायर होगा। जब 2 पाई का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा m स्क्वायर, जब r का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर, और अपॉन में जब nh का होल स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से ऊपर की एक पाई कैंसिल हो गई, m से ऊपर का एक m कैंसिल हो गया, और r से यहाँ पर RHS का एक r कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर r कैंसिल आउट हो चुका है तो यहाँ हमने लिखा है एक बराबर, क्योंकि यहाँ पर बचा है ई स्क्वायर और यहाँ पर बचा है एप्सिलॉन नॉट, तो इसे हमने लिख दिया है ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर क्या क्या बचा था, एक पाई बचा हुआ था, एक m बचा हुआ था और एक r बचा हुआ था, तो हमने लिख दिया है पाई m r, अपॉन में n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बचा था तो हमने लिख दिया है पाई m r अपॉन n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने लिख दिया 1 बराबर ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए फ्रेंड्स, पाई एम आर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पाई एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, यदि हम r का इसमें गुणा कर दें तो हमें ठीक यही मिल जाएगा जो पहले हमने लिखा हुआ था। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने r का पक्षांतर नहीं किया, मान लीजिए हमने लिख दिया r बराबर, तो अब मान लीजिए हमने इनका पक्षांतर करते हैं, इनको हमने इस साइड भेज दिया तो ये दोनों आपस में पलट जाएंगी, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर। तो चलिए अब हम एट द एंड फाइनल r की वैल्यू पर पहुंच चुके हैं, r की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर बाई एम, और जो आपको लिखना नहीं भूलना है वो है मीटर। तो फ्रेंड्स यही बोर परमाणु मॉडल की त्रिज्या के लिए व्यंजक है। जी हाँ फ्रेंड्स, आर का फॉर्मूला आपको हो सके तो याद कर लेना है, नहीं तो एट द एंड डेरिवेशन पर आपको उस आर की वैल्यू तक पहुंच ही जाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपको याद हो सके तो आप याद कर लीजिए कि आर की वैल्यू होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर बाई एम, और जो आपको लिखना नहीं भूलना है वो है मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ पर आर की वैल्यू को हमें कहीं यूज़ नहीं करना है, चूंकि हमारे लिए वी की वैल्यू को यूज़ करना था, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा प्रेशराइज कर रहा था कि आपको v की वैल्यू याद कर लेनी है, जो कि होती है v बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर मीटर प्रति सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, जब आप मान लीजिए यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोर परमाणु की त्रिज्या के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो एट द एंड आप फाइनल वैल्यू तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन मेरे आपके लिए यही सजेशन रहते हैं कि आपको किसी भी डेरिवेशन के एट द एंड फाइनल रिजल्ट तो याद होने ही चाहिए। तो यदि हो सके तो आप इसे भी याद कर लें कि आर की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर बाई एम, जो लिखना नहीं भूलना होता है वो होता है मीटर। देखिए फ्रेंड्स, इसे मीटर को हम स्मॉल m से भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को स्मॉल m से दर्शाया है, तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप मीटर को हिंदी में ही लिखें। देखिए फ्रेंड्स, पहली डेरिवेशन के ही जैसे यहाँ पर भी एक छोटी सी वो हमारे लिए बोर्ड वाली प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। वो हमसे पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बोर परमाणु की त्रिज्या nवीं कक्षा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जी हाँ, वो हमसे पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए r समानुपाती होता है n स्क्वायर के। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, h मतलब प्लांक कांस्टेंट नियतांक है, e मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण नियत है, पाई मतलब पाई की वैल्यू नियत है, और m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नियत है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू पाई इंटू एम, ये सारे नियतांक की भांति कार्य करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं r समानुपाती होगा n के वर्ग के। तो फ्रेंड्स, बोर्ड वाले आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि r समानुपाती होता है n के वर्ग के, या फ्रेंड्स वो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप डेरिवेशन को यहाँ तक तो सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो बस आपको यही लिखना है कि सब नियतांक की भांति कार्य करेंगे, तो जो हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कि r समानुपाती होगा n स्क्वायर की। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, उसी डेरिवेशन का अगला पार्ट था कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस डेरिवेशन को हम पहले कर चुके हैं, तब हमने सिद्ध किया था कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा यदि ऋणात्मक होती है तो वह नाभिक से ही बंधा हुआ है। तो हमने इसको डेरिवेशन को पहले ही कर लिया है, क्योंकि आपके पास इसके नोट्स काफ़ी अच्छे तरीके से पहुंच चुके हैं, तो मुझे इसे फिर से कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें, उसमें हमने सिद्ध किया था कि किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या फिर एंथैल्पी क्या होती है, वो होती है E बराबर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जूल। फ्रेंड्स, आपको किसी भी राशि का मात्रक लिखना नहीं भूलना है, यदि उस राशि का कोई भौतिक मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स
इस डेरिवेशन को हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फ्रेंड्स, जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था वो यहाँ खत्म होता है। हमने तीनों चीज़ों को ज्ञात कर लिया है। हमने ज्ञात कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में भी चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस वेग से चक्कर लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी, जो कि इस डेरिवेशन को हम पहले भी कर चुके हैं। तो यदि मैं इस डेरिवेशन को यहाँ फिर से बताऊंगा तो वो यहाँ पर हमारी समय की बर्बादी होगी और हमने जो पहले पढ़ा है उसका भी थोड़ा सा अपमान हो जाएगा। वो कहेगा कि भैया आप तो मुझे पहले पढ़ चुके हैं, फिर से क्यों पढ़ रहे हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे पुराने लेक्चर्स में जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th चैप्टर करके, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं कि आखिर कैसे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे उस लेक्चर के दौरान एक क्वेश्चन भी पूछा था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड्स, अब तक भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक क्लास के बाद हमारा क्लास 12 चैप्टर 12 का एटम कंप्लीट होने वाला है। तो यदि आप कोई भी 10 स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर प्लीज़ हमें बताइए कि आखिर कैसी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, क्योंकि हमने उस लेक्चर में काफ़ी डीप तरीके से डिस्कस किया था कि यदि आप कोई भी 10 स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि सर प्लीज़ मुझे बताइए कि संबंध या फिर रिलेशन कहाँ से आया है, तो मैं उनके लिए एक अलग से 5 से 7 मिनट की सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो फ्रेंड्स, क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ कि क्लास 11th में आप सभी को याद होगा कि क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 है या फिर 9 है, उसमें रेडॉक्स रिएक्शंस को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है और एग्जाम में भी 4 अंकों का एक उससे क्वेश्चन आता है कि कैसे किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाए। तो फ्रेंड्स, उस समय जब क्लास 11th में समझाया गया था, जब मैं कोचिंग करता था अपनी जीनस क्लासेस में ही, तो उस समय मैं कोचिंग नहीं जा पाया था किसी कारण से। तो उस कारण से वो मेरा टॉपिक तो छूट गया, लेकिन एग्ज़ाम के समय वो टॉपिक मुझे तैयार तो करना था क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे लिखना था, अच्छे नंबर लेके भी आने थे और सबसे बड़ी बात थी कि मुझे समझना भी था। और आप सभी समझते हैं कि यदि केमिस्ट्री में, खासकर केमिस्ट्री में एक दिन की क्लास छूट जाए तो हमें काफ़ी नुकसान होता है। और उस समय हमारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ करती थी कि यदि आपने कोई भी क्लास मिस कर दी है तो आप उसे दोबारा समझ सकते। तो फ्रेंड्स, मैंने उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे एक अच्छे सर मिले, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक था तो मुझे पहली बार में समझ में तो नहीं आया। मैंने उस वीडियो को लगभग 5 से 6 बार देखा, तब से मुझ पे उन रेडॉक्स रिएक्शंस को काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस करते आ गया और मुझे एग्जाम में भी क्वेश्चन बन गया। और अभी तक मैं उस मेथड को नहीं भूला हूँ क्योंकि मैंने उस मेथड को 4 से 5 बार देखा था। फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेरिवेशंस हैं काफ़ी आसान है लेकिन थोड़े से लेंथी है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखिए, लेकिन आप अपने इन टॉपिक्स को, इन नंबर्स को अपने हाथों से मत जाने दीजिए क्योंकि ये नंबर्स काफ़ी गॉड गिफ्टेड होते हैं। देखिए, यदि आप पहली यूनिट से बात करें तो कितने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन लिमिटेड नंबर्स का ही आना है। लेकिन परमाणु यदि परमाणु और नाभिक की बात की जाए तो ये काफ़ी छोटे टॉपिक्स लिए हुए हैं और इनसे भी 6 नंबर का आना है भाई। 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में कम नहीं होते हैं। तो यदि आपको इन डेरिवेशन को अभी भी समझने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, चूँकि आज हमारे डेरिवेशन हुए थे, इस कारण से हमने लाइव क्विज को ऑर्गेनाइज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं इन पंक्तियों के साथ आज के क्लास को ख़त्म करना चाहता हूँ, जो कि है कि अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि अपने कदम पीछे मत कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने कदमों को कभी भी पीछे मत कीजिए, सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।